हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड जो मैग्नेटिज्म है उसके जो पार्ट 2 है, दैट्स आर मैग्नेटिज्म, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर बात कर रहे थे। और आज उसी में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मोमेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट हैज़ डायमेंशंस ऑफ डायमेंशन ऑफ एल ए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन L2A, थर्ड ऑप्शन LT-1A, फोर्थ ऑप्शन L2T-1A। इसमें आपको ये बताना है कि इन दिए हुए ऑप्शंस में से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका डायमेंशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका डायमेंशन, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ टू द डाइपोल लेंथ। किसी भी, जैसे कि मैग्नेट है, -QM + QM, these are the pole strength, south pole, origin and north pole. Magnetic moment M is defined as the product of magnitude of either pole strength QM into 2L, QM into 2L। तो यहाँ से M इज इक्वल टू QM इंटू 2L। तो ये जो QM है एक्चुअली ये आपको करंट एलिमेंट के बराबर है। QM इज इक्वल टू करंट एलिमेंट, और वी कैन राइट IDL इंटू 2L। हम लोग को यहाँ से इसका डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन ऑफ M विच इज आवर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर IDL में सेपरेट I का डायमेंशन, DL का डायमेंशन और फिर L का डायमेंशन। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ I, डायमेंशन ऑफ DL, 2 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, डायमेंशन ऑफ L। तो M इज इक्वल टू करंट का डायमेंशन, A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, लेंथ का L एंड अगेन लेंथ का L। यहाँ पर स्मॉल l लिख देते हैं। इसके बाद M इज इक्वल टू L और L मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L2A। तो गिवन ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन नंबर 2 है L2A, यही है हमारा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद है
if the magnetic moment of a substance is zero, यदि मैग्नेटिक मोमेंट किसी सब्सटेंस का जीरो है तो वो कैसा सब्सटेंस हो सकता है गिवन ऑप्शंस में से। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज zero, then it is first option diamagnetic, second option paramagnetic, third option फेरोमैग्नेटिक, एंड जो फोर्थ वन है दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक। देखिए इसमें यदि कोई सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसका जो फिजिकल मीनिंग है दैट किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट यदि जीरो है तो वो सब्सटेंस में जैसे मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग लिखते हैं m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2l। तो उस परिस्थिति में स्पेशली जो 2l का वैल्यू है जो कि सेपरेशन को बताता है, एक्चुअली वो यदि ज़ीरो हो जाएगा तो आपका m का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, और ये होता है आपको डायमैग्नेटिक में। आइडियल जो करंट एलिमेंट है QM पोल स्ट्रेंथ वो ज़ीरो नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ से करंट का ओरिजिनेशन है, और यदि वो ज़ीरो हो जाएगा तो फिर जब करंट कैरी नहीं करेगा तो वहाँ से फिर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन संभव नहीं है। Earth's magnetic field always has a horizontal component except at, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, that Earth's magnetic field has a horizontal component except at equator, दूसरा है जियोग्राफिक पोल्स, तीसरा है मैग्नेटिक पोल्स, एंड फोर्थ वन नन ऑफ द अबव। देखिए इस प्रश्न को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ होता है उसमें जो थर्ड वन है दैट इज़ आवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हम लोग को उसके विषय में जानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो उसके लिए एक टर्म है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को यदि हम लोग समझ लें दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डीप, तो उस डीप से हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एंगल ऑफ डीप क्या होता है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ
डीप, और उस एंगल का जो कंपोनेंट हम लोग कंसीडर करते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह होता है एक्सेप्ट कहाँ? इक्वेटर पे, ज्योग्राफिक पोल्स पे, मैग्नेटिक पोल्स पे, या नॉन ऑफ द अबव। देखिए ये एक 3D फिगर है। ये एंगल डेल है, ये बी है, दिस इज योर बी एच एंड दिस इज बी भी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल। मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट है बी कॉस डेल, और इसके लिए यदि हम लोग वैल्यू को यहाँ पर 90 डिग्री बैठा दें, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स पर जो डेल का वैल्यू है वो 90 डिग्री होता है। तो देन बी एच इज इक्वल टू आ जाएगा बी कॉस डेल। बी एच इज इक्वल टू आ जाएगा बी कॉस डेल और बी कॉस 90। यहाँ पर डेल के जगह 90 बैठाएंगे जो कि मैग्नेटिक पोल्स पे होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज इसका वैल्यू आपको 0 यदि दिया हुआ है तो 0 इज इक्वल टू बी कॉस डेल, तो 0/b इज इक्वल टू कॉस डेल। तो देन इजीली लिख सकते हैं कॉस डेल इज इक्वल टू 0, तो कॉस डेल कॉस 90, तो डेल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 90, तो डेल इज इक्वल टू 90। एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री मैग्नेटिक पोल्स पे होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको मैग्नेटिक पोल्स। मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर्स इज, कुछ ऑप्शंस गिवन है और उसमें से ट्रांसफार्मर के कोर के लिए कौन सा सबसे सुटेबल मटेरियल होगा। ट्रांसफार्मर आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोल्टेज। अपने सुविधा के अनुसार वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को हाई और लो करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू चेंज लो वोल्टेज AC एट हाई करंट और हाई वोल्टेज AC एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट उसके बारे में हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में डिटेल में पढ़ना है। अभी देखते हैं कि मोस्ट सुटेबल मटेरियल for making transformer core is स्टील, निकेल, कॉपर, सॉफ्ट आयरन। फर्स्ट ऑप्शन है स्टील, निकेल, कॉपर,
सॉफ्ट आयरन। देखिए, ट्रांसफार्मर का जब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि उसका जो आर्मेचर कॉइल होता है उसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर किसी वायर का वाइंडिंग करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों, वाई? ऑप्शन और भी आपके पास स्टील है, निकेल है, कॉपर है। तो देन सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जब डिटेल डिस्कशन किया जाता है तो ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर, ये एक अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए जो भी हम लोग को गुणधर्म चाहिए होता है, जिसका भी ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए ये सबसे सूटेबल बैठता है। दैट्स वाई इसका आंसर होगा सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक एक्सिस इज। द एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक एक्सिस। देखिए, ये नॉलेज का क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक एक्सिस इज। फर्स्ट ऑप्शन 0, 17 डिग्री, 23 डिग्री, एंड द फोर्थ वन इज नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर देखिए, पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ज्योग्राफिक एक्सिस। थोड़ा सा आपको फिगर बना के इसको हम रिवाइंड कर देते हैं कि ये इस फील्ड में ये जो है आपको, दिस इज़ योर ज्योग्राफिक एक्सिस और ये आपको मैग्नेटिक एक्सिस है। तो यहाँ इस एंगल को पूछा जा रहा है, ये एंगल 17 डिग्री होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा कर पूछा गया है। दैट क्वेश्चन लिखते हैं कि ससेप्टिबिलिटी इज़ पॉजिटिव एंड लार्ज फॉर। susceptibility is positive and large for paramagnetic, ferromagnetic, diamagnetic, none of these. First option paramagnetic, second option ferromagnetic, third option diamagnetic, and fourth one is none of these. Susceptibility is positive and large for। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है कि पॉजिटिव है और लार्ज है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये किसके लिए होता है? दिए हुए ऑप्शन में से। तो फॉर दिस आपको प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए। डायामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के
यदि ट्रिक से याद किया गया है तो ससेप्टिबिलिटी का जो कॉलम आता है उसमें जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 1 से थोड़ा सा छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं 1 से थोड़ा सा छोटा होगा उसको नेगेटिव बोलेंगे और स्मॉल बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक के लिए स्मॉल मतलब पॉजिटिव एंड स्मॉल, एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पॉजिटिव एंड लार्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। लेकिन इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स योर ऑप्शन सेम है, बस क्वेश्चन अलग है कि ससेप्टिबिलिटीज पॉजिटिव एंड स्मॉल। मान लीजिए इसी लार्ज की जगह यदि हम लोग स्मॉल कर दें तो अभी तुरंत हम लोग इसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे दैट हाउ द वैल्यू ऑफ magnetic susceptibility vary along with the different magnetic materials such as diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic। तो अभी का सवाल है कि ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा छोटा लेकिन पॉजिटिव होता है, ये किस टाइप के सब्सटेंस के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यदि यहीं पर नेगेटिव दिया हुआ रहता तो उसका आंसर हो जाता डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कंपैरिजन याद रखिएगा, यहीं पर यदि नेगेटिव एंड स्मॉल रहता तो आंसर होता डायामैग्नेटिक, पॉजिटिव एंड स्मॉल है तो पैरामैग्नेटिक आंसर हो गया। और यदि यहीं पर पॉजिटिव एंड लार्ज रहता तो देन उसके लिए हम लोग वैल्यू लिखते दैन दैट्स आवर फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ BH कर्व इज एन इंडिकेशन ऑफ। द एरिया ऑफ BH कर्व The area of BH curve is an indication of, पहला है susceptibility of substance, पहला है susceptibility of substance, second one is retentivity of substance, third one the energy dissipated per cycle, and the fourth one permeability of medium। देखिए first of all we have to discuss about the actual meaning of BH curve। BH curve यहाँ पे जो B है that stands for the magnetic field and H जो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बताता है। तो दिए हुए ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि ये जो कर्व बनता है वो किसका इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में बहुत अलग तरह तरह के कर्व का बारे डिस्कशन किया था।
ये जो कर्व है आपने पढ़ाई किया होगा अबाउट द हिस्टेरेसिस लूप। तो हिस्टेरेसिस लूप में हम लोग किसी भी सब्सटेंस का एक कंप्लीट साइकिल में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बारे अध्ययन करते हैं। देखिए इस तरह से ग्राफ बनता है। देखिए इसमें इस एक्सिस में हम लोग H मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इधर है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पॉइंट्स आते हैं रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी। बट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस कर्व? ये जो कर्व है वो बिहेवियर ऑफ मटेरियल को बताता है। बिहेवियर ऑफ मटेरियल in a complete cycle and also represents the curve for the magnetization and demagnetization. Curve represents complete cycle of magnetization and demagnetization। ये जो कर्व बन रहा है एक्चुअली ये हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व कहा जाता है। और किसी मटेरियल के एक कंप्लीट साइकिल में जो डीमैग्नेटाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है उसके बारे ये बताता है। तो इस दौरान वो एनर्जी किस रेट से डिसिपेट होता है, मतलब क्षय होता है उसका, उसको ये बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैग्नेटाइजेशन होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी उस समय आपको इंक्रीज करेगा, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन के टाइम जब डिक्रीज करेगा तो ये ऑप्शन जो है एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, एक साइकिल में एनर्जी किस रेट से डिसिपेट करेगा उसको ये कर्व बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो सेकंड पार्ट है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिर समाप्त हो जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।